नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 30 जिसका नाम है पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। इसके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पर्यावरणीय समस्याओं की हम बात करेंगे। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि आपने देखा होगा या कभी न्यूज में सुना होगा या फिर आप कभी उस सिचुएशन से निकले भी होंगे कि किसी शहर में या किसी जगह पर भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, चक्रवात आ गया है, तूफान आ गया है, सुनामी आ गई है समुद्रों में। ये सारी आपकी क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याएं प्राकृतिक आपदाओं और मानव क्रियाकलापों द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये आपके प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हो गया, जैसे कि आपके चक्रवात है, यहाँ पर भूकंप है, ये सब क्या है, आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगर बात करूं मानव क्रियाकलापों द्वारा कैसे उत्पन्न हो सकती है, तो आपके जैसे वनों का उन्मूलन है, वनोन्मूलन, ये आपके मानवों के क्रियाकलापों की वजह से। प्रदूषण, ये भी आपके पर्यावरणीय समस्या है जो कि मानवों के द्वारा इस प्रकृति में क्या की जाती है, निर्मित की जाती है। ठीक है, तो आपदाओं को प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक क्या होती है, जो कि प्रकृति में स्वयं आती है, प्रकृति के द्वारा ही। लेकिन मानव निर्मित क्या होती है कि जो मानव की वजह से आपदाएं आती है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है, उनको अपन कहते हैं मानव निर्मित समस्या या आपदाएं। बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याएं, आपकी दो जो है श्रेणियों में इनको विभक्त किया है, प्राकृतिक आपदाएं और आपके मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के अंदर आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं, बाढ़ है। बाढ़ का मतलब क्या है कि जब बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में क्या हो रही है, बारिश हो जा रही है, तो पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहर डूब जाते हैं, वो आपके क्या है, बाढ़ है। चक्रवात, ये आपके क्या है, समुद्रों के अंदर आपके चक्रवात आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवात तूफान का रूप होता है। ये जो चक्रवात होते हैं वो आपके एक तो अप्रैल मई के महीने में जो है आते हैं, और एक बारिश के बाद वाले यानी कि अगस्त सितंबर के टाइम पर आपके चक्रवातों की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इनको अपन बोलते हैं तूफान भी। बात करते हैं भूकंप। भूकंप में क्या होता है, धरती हिलने लगती है, धरती कांपने लगती है, जिससे आपके जो जंजर यहाँ पर या फिर जो ऐसी बिल्डिंग होती है जो कि खराब है, बहुत पुरानी है, वो आपकी गिर जाती है। पुराने जो पेड़ है वो गिर जाते हैं, उसे अपन कहते हैं भूकंप। फिर आपके है जंगल की आग। जंगल की आग कैसे लगती है, लग सकती है तो कुछ मानव क्रियाकलापों की वजह से भी लग सकती है। कुछ क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब मात्रा में वहां पर कुछ पत्तियां या कचरे इकट्ठा होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और वनों के अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। सुनामी, जो आपके समुद्र होते हैं उनमें अगर भूकंप आ जाता है तो उसको अपन कहते हैं सुनामी। और भूस्खलन क्या होता है, आपकी जो धरती है वो खिसक जाती है ना, तो उसको अपन कहते हैं भूस्खलन। तो ये सारी क्या है, आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। आगे बात करते हैं मानव निर्मित आपदाओं की, कि मानव की वजह से कौन कौन सी ऐसी पर्यावरणीय समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती है। वन उन्मूलन और परितंत्र की हानि। जैसे मान लीजिए कि मानव है, वो क्या कर रहा है, किसी भी एक प्रजाति का बहुत ज्यादा शिकार कर रहा है, तो वो प्रजाति क्या हो रही है, वहां पर लुप्त हो रही है। अगर हम बात करें कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, वनों को काट दे रहा है और अपने घर बना रहा है, तो उसकी वजह से जो वहां पर रहने वाले जो जीव है उनकी प्राकृतिक घर जो है वो तो नष्ट हो जा रहे हैं, जंगल नष्ट हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से अपने परितंत्र को क्या होती है, हानि होती है। वायु, जल और भू यानी कि मृदा का प्रदूषण। हम जो सामान यूज में ले रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, अपनी गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल इनको जला रहे हैं, तो इनकी वजह से
जो है वायु प्रदूषण होता है। अगर हम बात करें जल प्रदूषण की, तो आपके जो सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, उनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, वो आपके जल को प्रदूषित करते हैं। और भूमि जो है यानी कि मृदा का प्रदूषण भी होता है। जो आपके किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तरह तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, इससे जो आपकी मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, आगे देखिए, जीवाश्म ईंधनों का अपक्षय जैसे कि पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस जो है वो आपके जीवाश्मीय ईंधन है। जीवाश्मीय ईंधन का मतलब क्या होता है कि बहुत लाखों करोड़ों साल पूर्व क्या हुआ कि प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, जिससे जो पेड़ पौधे और जो जीव है वो पृथ्वी के अंदर दब गए। अब वो इतने लाखों करोड़ों वर्षों से दबे हुए हैं पृथ्वी के अंदर, तो वो आपके क्या है, जीवाश्मीय ईंधन यानी कि पेट्रोल बन जाता है, आपके तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस ये बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जीवों में पीड़कनाशियों के सांद्रण का बढ़ना जैव आवर्धन बढ़ाता है। अब क्या है कि फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कीटों से उन पर क्या किया जाता है, पीड़कनाशी जो यानी कि उन कीटों को मार दे, उनका छिड़काव किया जाता है। अब वो क्या होते हैं, फसलों के ऊपर उनका छिड़काव किया, अब वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से क्या होंगे, जो जीव है यानी कि खाद्य श्रृंखला में एंटर कर जाएंगे। अब जैसे ही खाद्य श्रृंखला में एंटर करेंगे तो मानव जो है, ह्यूमन, वो क्या है आपके यहाँ पर, ह्यूमन जो है आपके शीर्षस्थ उपभोक्ता है। ये क्या है आपके शीर्षस्थ उपभोक्ता, यानी कि इसको कोई नहीं खाता है ना। अब ये शीर्षस्थ उपभोक्ता में ये जो यहाँ पर पीड़कनाशी है उनकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि फूड चेन में एंटर हुई और इनके अंदर ये आ गई बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसको अपन कहते हैं जैवावर्धन। आगे देखिए, ओजोन परत का अपक्षय व वैश्विक ऊष्मन। ओजोन परत जो है अपनी, वो आपके वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में, क्या स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित है। कौन, आपकी O3 लेयर यानी कि ओजोन परत, जो कि क्या करती है, सूरज से आने वाली जो अपनी अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। अब हम क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स में और इनमें आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये जो आपकी ओजोन परत है वो आपकी क्या हो रही है, पतली हो रही है। उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि वो पतली हो रही है, उसका अपक्षय हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर आएगी और हमारे अंदर, मानव के अंदर जो है स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर कॉज कर सकती है। जो आपके और जीव है उनके लिए भी वो हानिकारक है। तो वो आपके क्या है, एक प्राकृतिक समस्या का कारण है। वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से ये तो हो रहा है, क्योंकि वही तो आपके रेफ्रिजरेटर, AC इनको काम में ले रहे हैं। आगे देखिए, वैश्विक ऊष्मन। वैश्विक ऊष्मन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कि मुख्यतः रूप से आपकी कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। ये ग्रीन हाउस गैस यानी कि आपकी जो हरित गृह गैसेज हैं, उनकी वजह से, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान बढ़ने की वजह से वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, आपके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आगे देखिए, अधिक कचरा उत्पन्न होने से अस्वस्थकारी जीवन शैली। बहुत ज्यादा चीजें काम में ले रहे हैं तो कचरा भी निकलेगा, कचरे को यही कहीं इधर उधर डाल दे रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है और उसी की वजह से ही आपके बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, बहुत सारे कवक, कृमि, ये क्या ले रहे हैं, वहां पर आ जाते हैं और उसकी वजह से जो लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो ये सारी क्या है, आपकी मानव निर्मित आपदाएं हैं, जो कि क्या करती है, पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न करती है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आपदा, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर किसकी, चक्रवात की, तो चक्रवात जो है अब कौन कौन सी एजेंसी है जो इनकी सूचना देती है। तो देखिए, चक्रवात के लिए भारतीय मौसम विभाग, सुनामी के लिए महासागरीय सूचना सेवा का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र, हर एक के लिए अलग अलग जो एजेंसी है वो काम करती है सूचना देने का। बाढ़ के लिए केंद्रीय जल आयोग, भूस्खलन के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिमस्खलन के लिए
स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। आगे देखिए, गर्म और शीत लहर के लिए भारतीय मौसम विभाग। ये जो आपकी एजेंसीज हैं ये क्या करती है, ये जो आपकी आपदाएं हैं इनके बारे में सूचना देती है, इनके बारे में जानकारी देती है। आपने देखा होगा ना कई बार न्यूज़ पे कि मौसम विभाग ने जारी किया है अगले 2 दिनों में वर्षा होने वाली है, ऐसे यहाँ पर आप सूचनाएं देखते होंगे। तो ये एजेंसी क्या करती है, पहले ही बताती है कि भाई आने वाले 2 दिनों में इतनी गर्मी पड़ने वाली है, आने वाले 2 दिनों में बारिश होने वाली है। क्लियर? चलिए देखिए, कुछ पर्यावरणीय समस्याएं मानव निर्मित नहीं है, अपितु इनका स्रोत क्या है, प्राकृतिक बल है। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर बाढ़, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, क्या हमारी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है? नहीं। जंगल की आग, भूस्खलन इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि आपके प्रकृति में अपने आप होते हैं, हमारी वजह से नहीं होते। इन आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। इनके कारण बड़े पैमाने पर, अब आपको पता है कि जैसे बाढ़ आया, भूकंप आया, भूस्खलन हो गया, आग लग गई जंगलों में, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये जो है इनकी वजह से बहुत बड़ी स्केल पर क्या होता है, नुकसान होता है। पूरे के पूरे गांव डूब जाते हैं, लोगों के पूरे घर डूब जाते हैं बाढ़ के अंदर, खाने की समस्याएं पैदा हो जाती है, महामारी फैल जाती है। तो देखिए बड़े पैमाने पर तबाही होती है। परिणाम स्वरूप सड़कों, टेलीफोन लाइनों, रेलवे लाइनों, संपत्ति और पर्यावरण को क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब हम जो है इन सारी प्राकृतिक आपदाओं से क्या है, परिचित है, लेकिन क्या हम इनसे बचने के लिए कुछ इससे, इनके होने से पूर्व उपाय कर सकते हैं, इनके होने पर कुछ उपाय कर सकते हैं इनसे बचने के लिए, और इसके पश्चात भी कुछ यहाँ पर प्रबंध कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हर एक चीज के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि बाढ़ आए तब क्या करना चाहिए, भूकंप आए तब क्या करना चाहिए। तो इसमें आज अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इन एजेंसीज को विशिष्ट आपदाओं के संदर्भ से उनके विकास कार्यों के बारे में जानकारी हेतु और संबंधित अथॉरिटी या एजेंसीज को राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर आपदाओं के बारे में बताने की क्या है, जिम्मेदारी है। तभी तो आपके जब मान लीजिए चक्रवात आ रहा है, आपके वहां पर बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, तो आप जब देखते हैं कि ये जब रुकता है तो आपकी न्यूज आती रहती है, वो सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देना इन सभी एजेंसीज का क्या है, काम भी है। जैसे आपने देखा होगा कई बार न्यूज में कि मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले 2 दिन बहुत ज्यादा बारिश रहेगी, तो आप अपने घरों में रहे, तो ये उनकी चेतावनी ही है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा किसकी, बाढ़ की। बाढ़ का मतलब क्या है, अत्यधिक मात्रा में बारिश होना। तो भारत अनेक नदियों व उष्ण जलवायु वाला देश है। मूसलाधार बारिश के कारण नदी में पानी का तीव्र प्रवाह जब नदी के किनारों की क्षमता से बाहर हो जाता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, नदी के किनारे उस पानी को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, है ना। चलिए, बाढ़ के कारण सड़क जाम हो जाती है, आपको पता है कि पानी पानी हो जाता है। कोई जो आपके साधन है, मोटरसाइकिल है, चाहे कोई गाड़ी है, वो सारे ऐसे बह के निकल जाते हैं। उन पे सफर करना बहुत वहां पर रिस्की है। आप मोटरसाइकिल लेके गए, इतनी ज्यादा बारिश है, मोटरसाइकिल के साथ आप भी बह गए, नाला दिखेगा नहीं, गड्ढे दिखेंगे नहीं, आप गिर जाओगे उसमें, है ना। बाढ़ के कारण मानव जीवन और संपत्ति प्रभावित होती है। आपको पता है कई जो है घर नीचे होते हैं, उनमें पानी इतना घुस जाता है कि उन लोगों को वहां से अपना जो कीमती सामान है, जरूरी सामान है, वो उठा उठा के जो है उस जगह से वहां से छोड़कर जाना पड़ता है। अब इसके लिए कुछ राहत कैंप लगाए जाते हैं, वहां पर वो लोग जाकर रहते हैं, जहां पर उनको खाने की व्यवस्था भी होती है, रहने की, सोने की व्यवस्था करवाई जाती है, और उनको फर्स्ट एड यानी कि मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी उनके चोट वोट लग गई है, कुछ भी दिक्कत हो गई है, तो उसके लिए एक मेडिकल टीम भी होती है। देखिए, सुरक्षा के उपाय और प्रबंधन, नदियों के किनारों के आसपास निर्माण कार्य को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जब अगर ऐसे बाढ़ के हालात तो जो है वहां पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो नदियों के किनारों के आसपास अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको रोक देना चाहिए।
नगरीय एजेंसी द्वारा पानी के चैनलों और जलाशयों से गाद को निकालने तथा इन्हें साफ करने का कार्य समय पर करवाना चाहिए, नहीं तो ये सारी गंदगी भी आती चलेगी उसमें। नदी से नदी और नाले से नाले तक की जल की अधिक मात्रा का प्रवाह आसानी से हो पाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए, जिससे पानी जो है वो आपके इकट्ठा ना हो। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, कार्यालयों, टेलीफोन एक्सचेंज, विद्युत आपूर्ति केंद्र, रेलवे लाइन, स्टेशन, सड़क और आदि तथा रिहायशी इलाकों को इतनी ऊंचाई पर बनाएं कि बाढ़ आने पर इनमें पानी न घुसे और इनको नुकसान ना हो। बनाना चाहिए कि वहां पर बाढ़ का पानी ना पहुंच सके, क्योंकि अगर ये चीजें वहां पर क्या हो गई, ये चीजें रुक गई तो पूरी की पूरी चीजें रुक जाएगी। फिर ना तो कोई कहीं जा पाएगा, ना किसी को कोई न्यूज मिल पाएगी, ना ही कोई अपडेट होगा, और फिर वहीं पर जान मान की हानि होगी, है ना। देखें, बाढ़ रोधी भवन बनाने चाहिए। स्थानीय समुदाय व अधिकारियों के पास आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकालने की योजना पहले से तैयार होनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ पर, हमारे इस एरिया के अंदर ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो हम इस कंडीशन में लोगों को इस तरीके से यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो वहाँ के अधिकारियों के पास ये पूरा प्लान होना चाहिए, है ना। आगे देखिए, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निकास केंद्र की पहचान बहुत आवश्यक है कि कैसे यहाँ से निकला जा सकता है। लोगों को इसकी जानकारी दे कि भाई आपके क्षेत्र में अब बाढ़ आ सकती है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, तो बाढ़ आने के चांसेस है, तो आप उसी हिसाब से सचेत रहें। भोजन व पेयजल की प्रचुर आपूर्ति करनी चाहिए। अब बाढ़ के कंडीशन में तो क्या होता है, घरों में पानी घुस गया, सारा सामान उस पानी में ही बह गया, तो लोग वहां से घरों को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। अब वहां पर कैंप लगा के तो उनको भोजन और पानी की जो है आपूर्ति करनी चाहिए। बाढ़ के कारण महामारी भी फैल सकती है। अब महामारी क्या होती है, महामारी ऐसी जो रोग है, ऐसी बीमारियां हैं जो एक साथ बहुत सारे लोगों में फैल जाती है। संक्रमित रोग जो बहुत तेजी के साथ एक विशाल क्षेत्र में फैलता है। जैसे अगर अपन बात करें किसकी, कोरोना की, तो कोरोना को भी तो एक महामारी घोषित किया था ना, पूरे के पूरे और सारे देशों में फैल गई थी ये। तो एक विशाल क्षेत्र में फैली तो वो आपकी क्या थी, महामारी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, चक्रवात के बारे में। चक्रवात क्या होता है, आपके तूफान है। तो देखो, चक्रवात अत्यधिक कम दाब वाले क्षेत्र है जो अवनमन अथवा चक्रवातों या तूफानों के रूप में होते हैं। प्रचंड चक्रवात अंधड़ व तीव्र हवाओं से संबंधित होते हैं। आपने देखा होगा न्यूज में कई बार कि जो आपके न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो वहां उस जगह पे पहुंच के बोलते हैं कि यहाँ पर चक्रवात आया हुआ है, साइक्लोन फैनी आई हुई है ना। साइक्लोन्स बोलते हैं अपन इन चक्रवात को, क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। ये जो साइक्लोन होते हैं आपके, इनके नए नए नाम दिए जाते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि साइक्लोन फैनी नाम दिया जाता है ना, एक चक्रवात का नाम दिया गया था। तो ऐसे ये जो आपके होते हैं इनमें बहुत तेज क्या आता है, तूफान आता है, जिससे जो आपके पुराने पेड़ है वो गिर जाते हैं, है ना। देखिए, चक्रवात का निर्माण इस तरीके से होता है। चक्रवातों के कारण जीवन व संपत्ति को क्या होता है, नुकसान होता है। जब इतना ज्यादा तूफान आएगा तो संपत्ति को और जीवन को तो नुकसान होगा ही। भारत में दो चक्रवात मौसम होते हैं, एक मानसून से पहले का मौसम यानी कि अप्रैल मई, और एक मानसून के बाद का मौसम यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ये कुछ आपके एरिया हैं जिनमें जो चक्रवात है वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपने देखा होगा केरला में आपके चक्रवात आया हुआ है ना। अब इससे सुरक्षा के उपाय और प्रबंधन क्या करने चाहिए, तो देखो, भवनों का निर्माण चक्रवात से बचाव के उपायों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जीर्ण वृक्षों यानी कि जो पेड़ है वो बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत वृद्ध हो गए हैं, ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में है कि गिरने वाले हैं, तो चक्रवात आएगा तो वो डेफिनेटली गिरेंगे ही गिरेंगे। तो आपको वहां पर क्या करना होता है कि यहाँ पर ये जो पेड़ है उनको पहले से ही काट के गिरा देना चाहिए, जिससे भाई चक्रवात आने पर वो किसी और के ऊपर ना गिरे।
तो अस्थिर वस्तुएं एवं असुरक्षित भवनों को गिरा देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चक्रवात आने पर तो वो गिरेंगे ही। अतिरिक्त भोजन और पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी का क्या करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, क्योंकि चक्रवात आएगा तो वहां पर जो वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता होगी नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, परिवहन नहीं हो पाएगा, तो कैसे अपन को प्राप्त होंगे, इसलिए पहले से ही उनका स्टोर करके रखना चाहिए। मिट्टी के तेल से भरी लालटेन, फ्लैश लाइट, माचिस, मोमबत्ती इत्यादि को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, चक्रवात में जो विद्युत का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन भाई अंधेरे में थोड़ी इधर उधर भागते फिरेंगे, तो कम से कम अपन को माचिस, मोमबत्ती, यहाँ पर लालटेन ये अपने पास होनी चाहिए। चक्रवात की स्थिति में किसी सुरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चक्रवात की समाप्ति पर बीमारियों से अपनी रक्षा तथा घायलों व रोगियों को चिकित्सीय सहायता का प्रबंध करना चाहिए और घर को साफ करना चाहिए। ये क्या है आपके कि भाई कैसे आपके चक्रवात से बचा जा सकता है और क्या क्या प्रबंध किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और प्राकृतिक आपदा की, जिसका नाम क्या है, भूकंप। देखो, बाढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक आपदा, दूसरी प्राकृतिक आपदा चक्रवात के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, भूकंप की। भूकंप में क्या होता है, धरती कांपती है ना। देखिए, पृथ्वी की सतह में अचानक उत्पन्न होने वाला क्या है, कंपन है। अहमदाबाद के निकट भुज व अंजार में आए भूकंप इसका क्या है, उदाहरण। और थोड़े टाइम पहले जयपुर में भी आया था, है ना, 2023 के अंदर। तो रात में ही इतनी जोर से धरती जो है वो कांपी थी कि लोग अपने घरों से निकल कर बाहर आ गए। अब भूकंप की स्थिति में घरों से बाहर क्यों निकल जाना चाहिए, ये कुछ वहां पर क्या होते हैं, भूकंप से बचने के, हमें नुकसान नहीं हो, हमें जान की हानि नहीं हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ उपाय करते हैं। 28 जनवरी 2002 में आए इस भूकंप के कारण जान व माल का अत्यधिक नुकसान हुआ। भाई घर गिर जाते हैं, गाड़ियां वाड़ियां जो है आपके, उनके ऊपर घर गिर गए तो गाड़ियां चली जाती हैं। उसके बाद लोग अगर उसके अंदर मलबे के अंदर दबे रह गए तो आपके वहां पर उनकी जान चली जाती है। 30 सितंबर 1993 में लातूर यानी कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह की क्या हुई थी, त्रासदी झेली, यानी कि इसी तरीके की ट्रेजेडी हुई थी महाराष्ट्र के अंदर भी। भूकंप की तीव्रता का संबंध ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी के अंदर चट्टानों द्वारा बल आरोपित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को सीज्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। जैसे अपन देखते हैं ना, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ऐसे ही आपकी इसकी तीव्रता को सीज्मोग्राफ के नामक उपकरण से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इस स्केल का प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है, CS रिक्टर ने किया था। इस स्केल का क्या किया था, यहाँ पर इसको खोजा था। ठीक है, चलिए देखिए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कि अगर इतनी तीव्रता का, इतनी स्पीड का भूकंप आया है तो भैया क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर 3 रिक्टर तक आया है तो कोई हानि नहीं होगी, यानी कि वो छोटा मोटा भूकंप। अगर 5 तक आया है तो पुराने भवनों में दरारें आ जाएंगी, घरों में दरार पड़ जाएगी जो पुराने घर हैं। 7 तक आया है तो सड़कों में भी दरारें आ जाएगी, और अगर 8 और 8 से अधिक आया है तो भवनों का गिरना और ध्वस्त होना, सारी बिल्डिंग जो है वो गिर जाएगी और सारा मलबा बन जाएगा। तो ये क्या है, आपके रिक्टर पैमाना है जिसपे जो भूकंप की तीव्रता है उसको नापा जाता है। क्लियर, चलिए आगे देखिए, भयंकर भूकंप के प्रभाव कि आपके भूकंप से क्या क्या होता है। देखो, घर गिर जाते हैं सारे, सड़कों में दरारें आ गई, अगर बहुत ज्यादा भूकंप आया तो हो सकता है लोग उस मलबे के नीचे दब जाए, तो जान की हानि, माल की हानि तो होती होती है, भाई पूरा सामान ही चला जाता है उसमें। तो देखिए, भूकंप से संबंधित अधिकतर समस्याएं भवनों व इसके प्लास्टर के क्षतिग्रस्त होने से पैदा होने वाले मलबे और अन्य वस्तुओं के गिरने से उत्पन्न होती है, ना कि पृथ्वी की गति के कारण। तो वो जो मलबा बन जाता है, सारी बिल्डिंग गिर जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर नुकसान होता है। भयंकर भूकंप के कारण सड़कें, पुल, बांध, बस्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। शॉर्ट सर्किट अथवा किसी अन्य कारण से आग भी लग जाती है।
है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं भूकंप के टाइम पे। अब इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इमारतों का ध्वस्त होना, ऐसे पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है, सड़कों में दरारें आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, भवनों, सड़कों, बांधों, पुलों इत्यादि के बनने के लिए आधुनिक भूकंप रोधी वास्तुशिल्प का उपयोग करना चाहिए। कि आपके भूकंप से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में। तो देखो, जब भूकंप आए तो आप किसी टेबल के नीचे, किसी मेज के नीचे छुप जाए और अपने सर को ढक ले, जिससे आपके सर को कोई नुकसान नहीं हो, भाई आपके ऊपर कोई चीज ना गिरे, है ना। चलिए, इसके बाद आपको भूकंप की स्थिति में ये नहीं है कि खिड़कियों पे जाके देखना है कि भाई मोहल्ले से कौन कौन बाहर आ गया है, कौन क्या कर रहा है भूकंप, और हाय हेलो करने लग जाए। नहीं, भूकंप आने की स्थिति में आपको खिड़कियों पर, दरवाजों पर खड़े नहीं रहना होता है। आपको तुरंत घर से निकलकर किसी खुले स्थान पर जाना होता है। अगर आप कहीं रास्ते में हैं, गाड़ी चला रहे हैं और तब भूकंप आ जाए, तो आपको साइड में किसी सुरक्षित स्थान पर उस गाड़ी को खड़ा कर देना है, तुरंत आपको गाड़ी से बाहर आ जाना है ना। देखिए, भूकंप आने पर अपने आप को सुरक्षित करना आपकी एक जिम्मेदारी है। गतिविधियों को सीमित कर दे, नजदीक के सुरक्षित स्थान के लिए जल्दी से निकल जाए, जहां पर भी खुला स्थान दिखा वहां पर चले जाइए। शीशे की खिड़कियों, दरवाजों, दीवारों, बिजली के खंभों, वृक्षों और ऐसी किसी भी चीज से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। नहीं तो भाई शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट होते ही तो आग भी लग जाएगी, तो आप तो भूकंप की जगह भस्मों के चले जाओगे, है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर भूकंप आने पर हम सबको क्या करना होता है, खुद को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। शीशे की खिड़कियों, दरवाजों, दीवारों, बिजली के खंभों, इन सब से दूर रहना है जिनका हमें गिरने का डर हो। बहुमंजिलीय भवन के अंदर है तो वहीं पर रुके, लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि लिफ्ट तो रुक जाएगी और आप उसमें फंसे रह जाओगे। तो लिफ्ट का उपयोग न करें अथवा सीढ़ियों की तरफ ना जाए। जहां है बहुत बड़ा आपका घर है, 3-4 मंजिल है, तो आप उसी घर में रहे और खुद के सर को ढक ले किसी वस्तु से। यात्रा के दौरान गाड़ी को भवन, दीवार, दलानों, वृक्षों, बिजली के खंभों और तारों से दूर रोकिए और खुली जगह में आ जाए। किसी ऐसे भवन के अंदर है जहां आप किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकते, तो अपने सिर एवं शरीर को अपने हाथों, तकियों अथवा कंबल से ढक ले, ताकि जो गिरने वाली वस्तु है उससे आप क्या रहे, सुरक्षित रहे। और नहीं तो आपके घर में जो भी टेबल है आप उसके नीचे जाकर छुप जाएं। भूकंप के पश्चात क्या करना चाहिए, तो रेडियो अथवा टीवी चलाइए और प्रसारित होने वाले दिशा निर्देशों का पालन करो। भाई टीवी ऑन करो, क्या न्यूज आ रही है और वो जैसे कह रहे हैं आप वैसे कीजिए। समुद्र अथवा नदी के किनारों से दूर रहना है। पश्चावर्ती आघात से सावधान रहना है। कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेंट इत्यादि गिर गया है तो उसे तुरंत साफ करे, नहीं तो भाई आग लगते देर नहीं लगेगी। लोग जो मलबे में दबे हुए हैं, बचाव टीमों को इसकी जानकारी दे, भागे नहीं और घायलों की स्थिति को बिगड़ने ना दे। ये क्या है, आपकी कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया और आपके भूकंप हो गया। आगे की क्लास में भी हम कुछ ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि जंगल की आग हो गई, है ना, सुनामी हो गई। ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। यहाँ पर समझ में आया, बाढ़ में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, तो जो नदी है उनके किनारे से पानी ज्यादा आ जाता है, इसकी वजह से आपके बाढ़ आती है, घरों में पानी घुस जाता है, जान मान की हानि होती है। इसके बाद हमने देखा भूकंप, जो आपके भूकंप है, जो पृथ्वी में कंपन होते हैं उसकी वजह से भूकंप आता है। भूकंप की स्थिति में आपको दरवाजों पर, खिड़कियों पर, कार में नहीं बैठना है, दरवाजे खिड़कियों पर नहीं खड़े होना है, तुरंत खुले स्थान पर जाना है। बहुमंजिला इमारत में है, अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो आपको वहीं रुकना है, सर को और अपने शरीर को ढकना है जिससे कोई भी चीज आपके ऊपर ना गिरे, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कुछ इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय हैं। क्लियर। हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप फटाफट से इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।